हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य। तो आज हम जा रहे हैं अपने नए लेक्चर की ओर। और नया लेक्चर होगा न्यू चैप्टर की ओर हमारे 11th क्लास का, जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। तो इसके पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे उसके कुछ टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ और भी टॉपिक्स को इंक्लूड पढ़ना है तो आप उसमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम उसको भी इंक्लूड कर लें। कल मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था 57 मिनट का, बट क्या हुआ था कि हम जब वीडियो बनाते तो फोकसिंग करते हैं। तो जब फोकसिंग करते चीज़ें जब फोकस जाती है तो वीडियो बनता है, बट मैंने फोकसिंग करने टाइम बाद में वो ब्लर हो चुकी है, तब वीडियो ब्लर हो गई थी। इसको से 57 मिनट मैंने ऐसे ही पढ़ाया है वीडियो। बहुत बहुत दर्द हुआ देख के, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है जब अकेले वीडियो बनाते हैं। चलो हम आज अपना लेक्चर देखते हैं बेसिक मैथ्स का। तो बेसिक है तो मतलब बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो हम जब फिजिक्स की बात करते हैं, हमेशा हम फिजिक्स की बात ही करूँगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव फिजिक्स ही पढ़ाना है। जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में कभी भी किसी चीज़ को हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी चीज़ का पोजीशन बताना है कि चीज़ कहाँ पे है, तो क्या करना पड़ता है, हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करने से पहले हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स करना पड़ता है कि हम कोई भी चीज़ की बात करेंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस मान लेंगे कि हाँ ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में इतने दूरी पे हूँ। अगर ऐसा ना होता तो आप कभी किसी को अपना पोजीशन बता ही नहीं पाएंगे। जैसे आप कभी किसी का अपना पोजीशन बताते हैं तो बताते हैं कि मैं इस जगह रहता हूँ, इस जगह से इतनी दूरी पे हूँ, मतलब इस पेड़ से मैं इतनी दूरी पे हूँ, इस कूलर जो भी चल रहा है उससे इतनी दूरी पे हूँ। तो लोग समझ जाते हैं आप कहाँ पे हैं, आप लोकेशन बता देते हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का रेफरेंस देके बताते हैं कि मैं इतनी दूरी पे हूँ। तो वैसे ही जब हम किसी चीज़ का पोजीशन बताते हैं तो पोजीशन बताने के लिए भी हमें किसी चीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है। उसके रेफरेंस लेने के बाद हमें अपना एक कोऑर्डिनेट देना पड़ता है। तो वही देखेंगे। और मैं जहाँ तक हमेशा बोलते हैं जो फिजिक्स है वो हमेशा चीज़ों को रिलेट करता है, मतलब फिजिक्स एक रिलेटिव है, मतलब चीज़ों को रिलेट करता है। तो आज हम देखते हैं, तो जब हम पोजिशन बताते हैं तो भी फिजिक्स में रिलेट करता है कि हम किससे रेफरेंस ले रहे हैं। तो अगर हम ले लें पहले हम बात करते हैं जब रिलेशन की, हम कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट देते हैं। जब मान लेते हैं हमारे पास कोई जो दुनिया है, मतलब जो दुनिया क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 डायमेंशन का लेंथ है। मान लीजिए कोई रोड है, हाँ, उसमें 1 डायमेंशन होता है, सीधा स्ट्रेट रोड है। तो अगर आपको जब पोजीशन बताना है तो मान लीजिए कहीं पे आप यहाँ पे 0 पॉइंट है, मतलब कोई पे रोड है तो मान लेते हो 0 है। अब कहीं आप यहाँ पे खड़े हैं तो क्या करें, इसको कुछ डिवाइड कर ले कुछ पॉइंट्स में कि हाँ ये 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, फिर -1, उसके अपोजिट 2, -3 है। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात करें तब, तो अगर आपको बताना कि मेरा पोजीशन क्या है तो बताएंगे कि ये जो पेड़ है वो मेरा रेफरेंस है या रेफरेंस है। पेड़ और कुछ भी हो सकता है, चलो पेड़ बना देते हैं। इससे मैं 4 मीटर की दूरी पे हूँ, और मैं जो पॉइंट मानते हैं इसको और दिखाने के लिए, और अच्छा दिखाने के लिए हम बताते हैं पॉइंट ए है। तो मैं कहाँ पे हूँ, पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए क्या है, 4 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी किलोमीटर भी हो सकता है कि नहीं। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमें जब चीज़ें किसी चीज़ को दिखाना होता है, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस एक ही नंबर की जरूरत पड़ती है उसको दिखाने के लिए, है। और चीज़ों को समझना भी आसान होता है। एक स्ट्रेट है तो हमेशा 0 को रेफरेंस चलेंगे। बट जब हमें किसी चीज़ को 2 डायमेंशन दिखाना हो, किसी प्लेन में, किसी एरिया हो, तो जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 1 डायमेंशन जैसे कोई गांव में जब मेढ़ी होती है, मेढ़ी देखिए वो एक ही डायमेंशन का होता है, अगर मेढ़ी की बात करें। तो आप उस मेढ़ी पे रह सकते हैं, या आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, तो वो 1 डायमेंशन हो गया। जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो समझिए पूरा खेत, फील्ड जो है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बताना है कि मैं इस फील्ड में कहीं पे हूँ, कहीं फील्ड हमारा प्लेन है कहीं पे हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा, है कि नहीं, कि कहाँ से हूँ। तो अगर हम 1 डायमेंशन की है तो ये बात हो गई। अगर 2 डायमेंशन होगा तो आपको 2 रेफरेंस देना पड़ेगा, 2 जगह से। एक तो ये एक्सिस से, एक दूसरा इस एक्सिस से, जिसको हम भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5। डायरेक्शन बता दो, नॉर्थ है, ये -1 -2 -3। तो अगर अब इधर आपको, इधर तो आपने ओरिजिन माना है, रेफरेंस माना है। अगर आप इस इधर आपको अपना पोजीशन बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ इसके रेफरेंस में, तो बताएंगे आप मान लीजिए यहाँ पे हैं तो बोलेंगे कि मैं जो है उस पेड़ के अगर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर, और वर्टिकल भी आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब तो सब बता दिए कोऑर्डिनेट क्या है, कि आपसे आपको पोजीशन मालूम पड़ेगा। किसी को अगर आपने ऐसा बता दिया तो उसको समझ जाएगा कि आपका पोजीशन क्या है। अभी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोई एक्सिस होती है, 1 डायमेंशन में एक एक्सिस, जिसको हम एक्स से दिखाते हैं, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस को हम लोग वाई से दिखाते हैं। ये 2 डायमेंशन की बात करें। अगर एक 3 डायमेंशन होता है तो यहाँ पे एक और एक्सिस आती है जो हाइट दिखाती है, ये जेड एक्सिस होता है कि नहीं। हम जब 1 डायमेंशन कोई चीज़ दिखाते हैं तो हमको दिखाने के लिए बस जो पॉइंट दिखाते हैं
उसमें बस एक लेटर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक डिजिट की, वन पॉइंट की। अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमें जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट में 2 डिजिट होते हैं। डिजिट मीन्स कि ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। और 3 डायमेंशन के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, कहाँ पे हैं, 3 कोऑर्डिनेट पे दिखाना पड़ता है। तो पहले देखते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट तो अगर मेरे पास कोई प्लेन ऑफ द पेपर है, कुछ भी हो, अगर मुझे अपना एक पेंसिल का जो नीडल रख दिया, मतलब पेंसिल रख दिया, तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का यूज करके हम किसी भी प्लेन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हम अपना पोजीशन बता सकते हैं। तो जैसे बताया 1 डायमेंशन जब पोजीशन बताएंगे तो 1 डायमेंशन के लिए, जैसे आप यहाँ 4 पे हैं तो अब बस कहेंगे मैं 4 पे हूँ। 2 डायमेंशन के लिए आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसमें क्या होगा कि कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ब्रैकेट में और बीच में एक कॉमा होगा, और जो यहाँ पे पहला होगा कोऑर्डिनेट का लेटर, ये हमें बताएगा कि हम एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे हैं, दूसरा वाला बताएगा कि हम वाई पे कितनी दूरी पे हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 3 3। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो हमें 3 पॉइंट दिखाने पड़ते हैं, 1 2 3। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को वाई पे का क्या कोऑर्डिनेट है, और ये जो हाइट वाला ये जेड पे दिखाएंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना आप समझते ही होंगे कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। और स्पेशली अगर और मुझे और अच्छी बताना तो बोलते हैं कि पॉइंट इसका नाम पूछ देते हैं, पॉइंट ए है, इसका पॉइंट पी है, पॉइंट इधर डी है, ले लेते हैं, डी या ले लेते हैं या क्यू ले लेते हैं, है कि नहीं, चीज़ें और आसानी दिखाई जा सके। आप हमेशा ये ना लिखिए बस ये लिख दिए कि मैं पॉइंट पी पे हूँ, तो पॉइंट पी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो आपको तुरंत वो कोई खोज लेगा, लोकेशन आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंस लेकर चला है। तो ये हो गया आपके पॉइंट बने, सब आप बेसिक नॉलेज है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, फिर भी मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो सबके लिए बना रहा हूँ ना वीडियो। इतना हो गया। अब जब पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट तो हो गया, अभी आप पॉइंट समझ चुके हैं कि किसी 1 डायमेंशन पॉइंट कैसे दिखाते हैं, 2 में कैसे दिखाते हैं, 3 में कैसे दिखाते हैं, उसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं दिखाने को ही। अब पॉइंट हो गया। अब बात जब पॉइंट की बात करते हैं, जब पॉइंट को एक साथ ढेर सारे पॉइंट को अरेंज कर लें, तुमको लाइन मिलता है। लाइन क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। तभी मैं किसी से बोलूंगा कि आप लाइन बताइए बनाइए, तो लोग ऐसा लाइन बना देंगे, दोनों साइड एरो रहेगा कि कहीं भी बढ़ सकता है। लाइन के बाद एक और आता है रे, सेगमेंट, इतना तो सबको पता ही होगा। लाइन का अगर हम मार्क कर दे तो ये रे बन जाता है। ये लाइन है कि हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, रे को एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, और सेगमेंट को इसका जो लेंथ होता है फिक्स होता है। अगर कोई बोलते हैं आपको 5 सेंटीमीटर का लेंथ का लाइन खींचिए, तो आप लेंथ नहीं खींच सकते 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि जो लाइन होती है वो हमेशा एक्सटेंड करती रहती है, कहीं भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जब बात करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का आप क्या खींचे, साइड खींचना होता है या सेगमेंट खींचना होता है, तब आप खींच सकते हैं, ना रे खींच सकते हैं ना लाइन खींच सकते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट मालूम ही होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं रे क्यों बोलते हैं। रे क्या, जैसे आप देखते हैं सन रेज सुने होंगे, सन से आने वाली जो रेज होती है, मतलब किरणें होती हैं, वो एक ही साइड आती है ना, यहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ चलती हैं। तो देखिए इस चीज़ को हम कहते हैं सन रे। ये थोड़ा सा सबको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये रे जैसा बिहेव करती है, इसलिए उसको कहते हैं सन रे। आप समझ ही रहे होंगे फिर। तो मैं जब लाइन की बात करता हूँ तो लोग कुछ तरीके से इस तरीके से लाइन दिखा देते हैं, बट लाइन हमेशा इस तरीके से नहीं होती है। लाइन ये भी लाइन ही है, ठीक है, ये कर्व भी लाइन ही है। तो हम जब लाइन को क्लासीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा कि जो लाइन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि अभी देखेंगे स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या है, कि क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होना चाहिए, क्या चाहिए, लोकस ऑफ पॉइंट, और जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप फॉर एनी 2 पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब स्लोप क्या होता है अभी इसको भी देखेंगे। अब कर्व लाइन में ऐसा कुछ है नहीं, ये बस लोकस ऑफ लाइन, लोकस ऑफ पॉइंट होना चाहिए। ढेर सारे जब पॉइंट, अब देखिए आपने देखा पॉइंट ये होता है, अगर पॉइंट में ऐसे इन्फाइनाइटली छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ते जाऊँ ऐसा। लोकस मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ द पॉइंट्स। जब लोकस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेट मतलब कलेक्शन। तो अगर आप एकदम इन्फाइनाइटली से जोड़े तो आपको कुछ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको लाइन कहते हैं। और एक ये तो देखेंगे जब ये लाइन बात करें हमेशा स्ट्रेट रहेगा कुछ, इसकी जब बात करें ये कर्व भी हो सकता है, कोई ये कर्व भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
तो कि कर्व लाइन होती है। तो हमें स्ट्रेट लाइन को चलना है कि स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, अगर इक्वेशन दिया तो कैसे समझेंगे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका यूज़ होता है किसमें, फिजिक्स में। आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ सुनेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, ये क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, तो बोल कोई नहीं रहा है, उसमें होता है जो हाइपरबोला पैराबोला होता है वो कर्व लाइन होती है हमारी, और स्ट्रेट लाइन भी होती हैं जो आप पढ़े हैं, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे चीज़ें कैसी होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा स्लोप की ओर, सब समझ रहे हैं आप। इसको भी मिटाएं, थोड़ा अच्छे से बनाएं सब। तो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, मैक्सिमम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। अब मैंने आपको पॉइंट की बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बताया, क्योंकि जब आप स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे जब चीज़ें लिखी जाती हैं उसके पोजीशन वेक्टर्स तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूज़ करके लिखी जाती हैं, एक्स वाई जेड का, इसलिए एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें और यहाँ से कोई एक लाइन पास की गई है, और लाइन किसी स्ट्रेट लाइन, तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच है वो सेम स्लोप फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन लाइज ऑन दैट। ये तो कोई क्या है, पॉइंट्स इस पर लाई करती हैं। अगर हम यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं, अब हमको पता नहीं पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं पता, ये बस मालूम कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये जो पॉइंट को मान लेते कि जो है ये x1 है, y1, ये x2 y2। तो ये x1 क्या होगा, ये बताया कि हम x एक्सिस पे कितना है, ये है हमारा x1। y1 क्या है, ये y एक्सिस से हम लोग कितनी दूरी पे हैं ओरिजिन से, ये y1। अब ऐसे ही x2 और y2, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या है y2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या होता है कि हम जब बात करते हैं कि हमारा जो लाइन है, लाइन हम 2D में जब बनाते हैं तो इसमें y एक्सिस और x एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होता है। तो हमारा जो वर्टिकल जो डिस्टेंस हो, जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब देखिए हम जो ये होता है हमारा x एक्सिस, अगर किसी फंक्शन की बात करें तो ये होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, मतलब इसमें कुछ भी मतलब अपने मन से ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जो इसी पे ये क्या करता है, y डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। हाँ, मतलब जो डिपेंडेंट एक्सिस में जो चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट एक्सिस, क्योंकि इसी का इसमें चेंज हो रहा है, इसके ही रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ लाइन, ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो हम इसको ए बी लाइन बोल सकते हैं। तो जो इसका स्लोप होगा ये होगा इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, देखिए जो चेंजेस हुए हैं, अगर हम x1 से x2 पे जाएंगे तो y1 से y2 पे जाएगा, तो इसके पीछे जो डिस्टेंस होगा ये देखिए, ये y2 है, ये y1 है छोटा सा, तो इसके बीच में डिस्टेंस y2 माइनस y1, और यहाँ पे चेंज देखेंगे तो क्या होगा, ये x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अगर आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, x3 है, y3 है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, लाइन के लिए भी, सेगमेंट के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, और रे के लिए। तो इसका भी अगर हम स्लोप निकालने हैं तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, क्योंकि जो चेंज होगा सब में सेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इधर का भी निकालें स्लोप तो भी सेम आएगा। हाँ, तो स्लोप निकालने का आपको मालूम है तरीका। और अगर हम इसको और लिखना चाहें और दूसरे तरीके से, तो हम इसको सिंबल जो देते हैं स्लोप को, उसको स्मॉल एम से लिखते हैं, और आगे आप जाकर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो इसमें टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा क्या, और टैन थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा स्लोप। अब मैं कैसे होता है एंगल कैसे नापेंगे, कभी भी आप जब एंगल नापेंगे फिजिक्स में, मैथ्स में, या मान लीजिए लाइन है, तो एंगल हमेशा आपको नापना है कि यहाँ से कोई भी आपको एंगल दिया भी रहता है तो दिया रहेगा, अगर कुछ बताया नहीं है तो हमेशा वो एक्स एक्सिस नापा गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और अगर पॉजिटिव दिया गया है मतलब वो क्या है,
अगर ये हमारा जो थीटा है पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो हमारा एंगल है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हमारा क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे, इसका अगर हम उल्टा देखिए, दिखाया ना एरो ऐसा एक्सिस से, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है। अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो कुछ इसको इस तरीके दिखाते हैं कि हाँ इससे हमारा घड़ी चलता है तो इसे नीचे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो ये जो एंगल होगा माइनस थीटा, मतलब चेंजेस थीटा हो सकती है, लेकिन इसको जब दिखाएंगे तो एंगल किसमें आएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस थीटा। कब, जब हम इसको नापेंगे किसमें, क्लॉकवाइज। ये तरीके होते हैं, ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत चेंज दिखाते हैं आपको, किधर सम्स में कन्फ्यूजन आती है लोगों को, तो गलत हो जाती है मार्क आंसर। तो ये तो समझ ही गए होंगे तरीके क्या हैं। तो आप स्लोप समझ गए, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, ये भी समझ गए हैं। और अगर आपको कोई एंगल दिया है, कुछ भी दिया हो, हमेशा लगभग आपको, लगभग क्या, हमेशा एक्स एक्सिस से नापा जाता है, पॉजिटिव एक्सिस से। कहीं अगर बोल दिया कि मैंने वाई एक्सिस से लिखा है तो आपको वहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और वाई में अगर माइनस है मतलब इस साइड गया है, वाई में पॉजिटिव है तो इस साइड जाएगा, वही तरीका है कि नहीं। तो आप स्लोप समझ गए। अब हम देखते हैं जब कोई इक्वेशन, कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन देखेंगे और कितने से फॉर्म से लिख सकते हैं। अगर हमें क्या दिया हो, अगर बस 2 पॉइंट दिया हो लाइन के, लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, तो बताइए उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या उस तरीके से इक्वेशन लिखा है क्या, वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पता कर सकते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। अब देखिए जैसे ये लाइन है, ये लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स है, मतलब लोकस ऑफ द पॉइंट्स है। तो अगर आपको पूरा इसको बताना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लाइक करते हैं, तो आपको ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा, हाँ ऐसा कंडीशन बताना पड़ेगा कि ऐसा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि जिसमें अगर हम किसी भी पॉइंट को अगर रखें यहाँ पे, यहाँ से किसी भी पॉइंट को उठाएं, अगर उसमें रख के पुट करें उस इक्वेशन में, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन सेम हो, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा किस इसके पॉइंट्स को, तो बोला जाएगा कि जो इक्वेशन दिया गया है वो हमारे लाइन का इक्वेशन है, एवरी पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन लिखते हैं, किसी भी चीज़ का इक्वेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ हमें डाटा दिया हुआ, कुछ हम क्या करते हैं अपने से कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये पी है, ये क्या है, एक्स और वाई, कोई पॉइंट एक्स और वाई है, ये किस पे, इस पे लाई करता है। तो अगर हमको क्या दिया हो, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको मालूम कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका क्या होता है, स्लोप इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से इसका स्लोप ले सकते हैं, ये इसका थीटा एंगल, और दूसरे बड़े के लिए भी वही थीटा एंगल है। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को कंसीडर करके चलें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। जब हम इस 2 पॉइंट को लेकर चलें, ए और पी की बात करें, एंड अगर हम लोग और यही ए और बी को लेकर चलेंगे, पी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पी को हम एक ही बार लेंगे, क्योंकि वो हमको पता नहीं, और ए और बी है जो हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन से पॉइंट, ए क्या है हमारा x1 y1, एंड बी क्या है हमारा x2 y2, ये सब दिए गए हैं। तो अब हम अभी ए बी का स्लोप लेंगे, क्योंकि इससे हमको स्लोप मिल जाएगा। तो क्या जाएगी, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो अगर इसको फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, मतलब इसको इधर भेजती है, इसको यहाँ भेजती है, x2 माइनस x1। तो देखिए क्या आ गया, हमको एक इक्वेशन मिल गया, जो आपको दिखा इक्वेशन लग रहा होगा। ये क्या है हमारा, 2 पॉइंट इक्वेशन, 2 पॉइंट। अगर हमको 2 पॉइंट दिए हों किसी लाइन पे तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है नहीं। तो एक फॉर्म ये हो गया। अब दूसरा फॉर्म हो सकता है कि आपको क्या दिया हो, एक पॉइंट दिया हो, 1 पॉइंट, एंड स्लोप दिया हो, स्लोप जिसको हम स्मॉल एम लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, आपको पता है कि अगर हम इसको, अगर इस 2 पॉइंट का निकाले क्या स्लोप क्या आएगा, तो पॉइंट दिया ए ले लेते हैं, x1 y1, एंड स्लोप दिया हो, इसको हम m ले लेते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आप पता ही है आपको कि स्लोप दोनों इक्वल होते हैं, किसी भी पॉइंट से ले या 2 पॉइंट से। तो अगर आप इसको लिखेंगे y माइनस y1, x माइनस x1, देखिए इस तरीके से स्लोप आ गया।
किसके बीच में, ए और पी के बीच में, और इक्वल टू आपको पता है स्लोप इक्वल है तो इसको हम एम, स्लोप दिया मतलब एम दिया है, तो इसको अगर फर्दर मूव करेंगे तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए दूसरा फॉर्म हो गया है कि नहीं, ये आप देखे होंगे पहले। तो देखिए कैसे इक्वेशन आ रहे हैं, कुछ है नहीं, बस कंडीशन अप्लाई किए आपको इक्वेशन मिल गया। ये एक फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया, जब 2 पॉइंट 1 पॉइंट और स्लोप दिया हो। अब इसके बाद चलते हैं, अगर हमके पास स्लोप दिया हो, पॉइंट ना देते हुए इंटरसेप्ट दिया हो, इसको मिटाते हैं। हमको क्या दिया, एक पॉइंट दिया हूँ, क्या है स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा m, इंटरसेप्ट क्या होगा c क्या होगा y इंटरसेप्ट। कुछ है नहीं, देखिए y इंटरसेप्ट मीन्स कि यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो लाइन है y पे जहाँ कट कर रहा है उसी को हम कहते हैं, ये यहाँ से अगर डिस्टेंस आते हैं उसको ओरिजिन से, ये c, इसी को y इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर c डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 0 और c, है कि नहीं, इसका पॉइंट लिखा जाए। तो देखो अभी मुझे मिल गया, एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। तो अगर पिछला हम जो फॉर्मूला निकाले थे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बस पुट कर दीजिए, पॉइंट क्या था इंटरसेप्ट वाला जहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट मिल जाएगा, 0 सी था, तो कहाँ पे x पे 0 पुट करना है x1 पे, और y जगह पे c पुट करना है, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे आपको सॉल्व करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे आता है, बस आपको याद रखना इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म में लिखा गया है, वो इक्वेशन क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये हो गया। अगर आपको ये तो होगा एक इंटरसेप्ट एक स्लोप दिया, अगर आपको क्या हो टू इंटरसेप्ट फॉर्म दिया तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बात करें, मतलब दोनों इंटरसेप्ट दिए हों, तो देखिए एक इंटरसेप्ट ये हो गया और दूसरा इंटरसेप्ट क्या होगा कि जो ये लाइन है एक्स एक्सिस जहाँ काट रही है, तो ये एक्सिस जो काटेगी वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ मान लेते हैं ये ए है, अब दूसरे फॉर्म के लिए उसको मान लेते हैं बी है, तो ये हो जाएगा इसका पॉइंट क्या है ए 0 और ये 0 भी। तो अभी हम जो पहले किए देखो, जो हमारा टू फॉर्म पॉइंट इक्वेशन था क्या था, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पहला पॉइंट मान लें तो पहला पॉइंट क्या है 0 बी, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा a0, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2 है, बस वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू कहाँ गई भाई, y माइनस वाई वन बी, और यहाँ पे क्या है y2 0 है और ये माइनस बी हो जाएगा। फिर अब x माइनस x1 कितना है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा b कितना है, x2 कितना है a है, a माइनस 0। अब यहाँ पे जो हम लोग a लिए हैं, a और a क्या है हमारा x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, b क्या है हमारा y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो हमारी लाइन है उस एक्सिस पे, अगर y की बात की तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस एक्स 0, x2 कितना है a माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा कुछ इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में आ जाएगा। आपको सॉल्व कर देखिए ये आंसर आएगा। तो आप इसको देखेंगे होंगे ये वाला फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाला फॉर्म, तो ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको डबल इंटरसेप्ट बोलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए उसी चीज़ का यूज़ करके स्लोप का, कि स्लोप इक्वल होते हैं किसी भी दो पॉइंट्स का, हम पूरा निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो आपको निकालना नहीं है, आपको बस देखना कौन से इक्वेशन बन सकते हैं अगर 2 पॉइंट दिए हैं तब। तो अगर मान लीजिए वैसे क्यों किया, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, हाँ एक इक्वेशन दिया हो और पता करना है कि उसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या है वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो एक तरीका है कि आप क्या करें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि एक्स अपन में हो और वाई अपन बी में हो और इक्वल टू 1 होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा कंपेयर करने पे इधर से ए से एक्स इंटरसेप्ट, बी से वाई इंटरसेप्ट। दूसरा तरीका क्या है,
एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इक्वल टू 0 रख दो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इक्वल टू 0 रख दो। जैसे यहाँ पे देखिए वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, सोचेंगे आप। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन लिखने का तरीका। और कुछ और हम जरूरी बात बता देते हैं आपको। कभी भी आपको अगर इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन किस फॉर्म में, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कहते हैं। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें जो हमारा ईच टर्म होता है, कोई भी इक्वेशन अगर उसका ईच टर्म है, उसका पावर क्या होना चाहिए, डिग्री जिसको बोल सकते हैं 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, ए एंड बी है, नंबर कोई होगा, ए बी एंड सी आर नंबर, ना कि वेरिएबल। क्या ये डब ए एक्स बी ए वाई हो गया यहाँ पे, ये क्या 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। कभी भी आप इसका ग्राफ बनाइए किसी भी 2D पे, तो हमेशा आपको एक लाइन ही मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, कभी भी। अगर ये किसका पावर 2 हो जाता कहीं पे, मान लीजिए कुछ इस तरह का 4 वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होता है पैराबोला। तो इसका इक्वेशन हमेशा जब इसको पावर 2 हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरीके का, इसी को हम कहते हैं पैराबोला। हाइपरबोला ऐसे ही होता है, ऐसे ही आप पढ़ें कोनिक सेक्शन में, हाँ, एलिप्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो बस इतना हो गया, हमको समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं, और ये सब क्या होंगे, कर्व लाइन आएंगे। अब आगे की ओर चलते हैं।